हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के बीच बहुत ही पुराना और बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसके बारे में आप बहुत पहले से देखते हैं और आपके दैनिक जीवन की होने वाली एक घटना भी है। क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा तब आपको लगेगा यार ये तो मैं रोज के रोज देख रहा हूँ, ऐसी घटनाएं हमेशा हमारी लाइफ में होती रहती है और ये केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है, तो ये कैसे हम समझ पाएंगे इजी वे में। क्योंकि ये जैसे ही मैं बताना शुरू करूंगा आप कहिएगा यार ये तो मैं जानता ही था। और जानना चाहते हैं वो टॉपिक कौन सा है आज के लिए? तो आज के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन का ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, जिसे हम कहते हैं क्या, संक्षारण, जंग लगना, जिसे हम बोलते हैं देहात की भाषा में संक्षारण, है ना। इंग्लिश में इसे हम लोग इसका एक नाम देते हैं कोरोशन, कोरोशन, है ना, कोरोशन, CORROSION, कोरोशन यानी संक्षारण के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। संक्षारण होता कैसे है, संक्षारण है क्या, और किन किन धातुओं पर संक्षारण की क्रिया नहीं होती है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से, और संक्षारण को रोकने की कौन कौन सी हम विधि अपनाएंगे। ये सारा चीज इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से और आसानी से समझेंगे संक्षारण के बारे में। तो देखिए हम संक्षारण का एक्सप्लेन करते हैं संक्षारण के बारे में। तो देखिए आज के लिए फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा संक्षारण। ये हमारा टॉपिक है संक्षारण। हम इसे इंग्लिश में क्या नाम दिए बाबू? कोरोशन। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है कोरोशन यानी संक्षारण, CORROSION, कोरेशन माने संक्षारण। हम परिभाषा अगर बता दें बाबू जी, किसी भी धातु को लंबे समय तक हम अपने वायुमंडल में छोड़ दें तो वायुमंडल की बहुत सारी कारक जो होते हैं धातु के साथ आसानी से अभिक्रिया करके उसकी गुणवत्ता में गिरावट ला देते हैं, या धातु के गुणवत्ता में छिन्न होने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो यह घटना क्या कहलाएगी? संक्षारण कहलाती है या जंग लगना कहलाती है। देखिए इसके हम कई परिभाषा दे सकते हैं, जैसे वायुमंडल के ऑक्सीजन, जलवाष्प, सल्फाइड, ये सभी जो होते हैं क्या करते हैं तो धातु के साथ अभिक्रिया करने लगते हैं, जिसके कारण धातु अपनी गुणवत्ता में छिन्न होने लगता है या गिरावट आने लगता है, तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। तो दोनों परिभाषा आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप समझेंगे संक्षारण के बारे में। विभिन्न प्रकार के धातुओं को विभिन्न प्रकार के धातुओं को विभिन्न प्रकार के धातुओं को, है ना, विभिन्न प्रकार के धातुओं को खुले वायु में लंबे समय तक, खुले वायु में लंबे समय तक है ना, खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ देने से बाहरी अशुद्धियों के प्रभाव के कारण, छोड़ देने से बाहरी अशुद्धियों के प्रभाव से, बाहरी अशुद्धियों के प्रभाव से या प्रभाव के कारण धातु के गुण में, प्रभाव के कारण धातु के गुणवत्ता में, है ना, धातु के गुणवत्ता में गिरावट का आना
धातु का संक्षारण कहलाता है। ये एक पहला परिभाषा हमें मिला। विभिन्न प्रकार की धातुओं को खुले वायु में लंबे समय तक छोड़ देने से, है ना, बाहरी अशुद्धियों के प्रभाव के कारण धातु के गुणवत्ता में गिरावट का आना धातु का क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाता है। अथवा एक और हम परिभाषा आपको स्टैंडर्ड लेवल का थोड़ा सा आपको दे देते हैं। आप अभी किसी के सामने इस परिभाषा को रखें तो लगे जहां आपके पास कुछ जानकारियां हैं। तो बताया जाता है वायु के ऑक्सीजन जलवाष्प वायु के ऑक्सीजन कॉमा देकर के हम लोग लिखते हैं क्या? जलवाष्प। उसके बाद बताते हैं CO2 कॉमा देकर के सल्फाइड, है ना। CO2 कॉमा देकर के क्या लिखते हैं? सल्फाइड का धातु के साथ अभिक्रिया होने से, धातु के साथ अभिक्रिया होने से धातु के साथ अभिक्रिया होने से धातु का धीरे धीरे छिन्न हो जाना, धातु का धीरे धीरे छिन्न हो जाना, या धातु का धीरे धीरे छिन्न हो जाना, या उसकी अपनी गुणवत्ता में गिरावट का आना, उसकी अपनी गुणवत्ता में गिरावट का आना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल में आता है लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, चांदी का मलिन होना, अब देखिए हमने दो परिभाषा आपको यहाँ पे क्लियर किया। संक्षारण, मैंने सबसे पहले चीज बताया विभिन्न प्रकार के, है ना, विभिन्न प्रकार की धातुओं को खुले वायु में लंबे समय तक छोड़ देने से बाहरी अशुद्धियों के प्रभाव के कारण धातु के गुणवत्ता में गिरावट का आना, है ना, धातु का क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाता है। दूसरा हमने बताया वायु के ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड का धातु के साथ अभिक्रिया होने से धातु का धीरे धीरे छिन्न हो जाना या उसकी अपनी गुणवत्ता में गिरावट का आना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के अंतर्गत आता है लोहे में जंग का लगना, चांदी का मलिन होना, ये एग्जाम्पल होता है। देखिए कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसके अंतर्गत आता है आपका Au, प्लेटिनम, है ना, प्लेडियम, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ऐसे धातु होते हैं। इन सारी धातुओं के, इन तीनों धातुओं को छोड़कर बाकी पृथ्वी पर पाए जाने वाली जितनी भी धातुएं होती है उन सभी धातुओं के, है ना, कि उन सभी धातुओं में संक्षारण की क्रिया होती है। यानी Au, Pt और Pd को छोड़कर बाकी सभी जितने भी धातु होते हैं सभी में संक्षारण की क्रिया होती है। किसी में कम होती है तो किसी में ज्यादा होती है। तो इस तरीके से संक्षारण के परिभाषा को आप नोट करेंगे, है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक।
नोट कीजिए इसको। चलिए आते हैं अब हम जानेंगे संचारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए अब आएंगे हम लोग संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। सेकेंड टॉपिक है संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम देखते हैं। जो संचारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए संचारण को प्रभावित करने के कई कारक होते हैं। सबसे पहला होता है धातु की क्रियाशीलता। सबसे पहले क्या होता है, धातु की क्रियाशीलता। जितना ही क्रियाशील कोई धातु होता है उसका संचारण उतना ही तीव्रता से होता है। तो सबसे पहले होता है क्या, धातु की क्रियाशीलता। धातु की क्रियाशीलता है ना, धातु की क्रियाशीलता ये संचारण को प्रभावित करने का सबसे पहला कॉज होता है। दूसरा होता है अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियां जितना ही अशुद्धियों की उपस्थिति यानी जितनी ही अशुद्धियां उपस्थित होती है किसी भी धातु में उनका संचारण उतना ही तीव्रता से होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति। तीसरा होता है धातु की विकृति। तीसरा होता है बाबू वो होता है धातु की विकृति, है ना, धातु की विकृति। ये जो होता है विकृति संचारण को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अब आता है बाबू चौथा। तो चौथा होता है वायु तथा नमी की उपस्थिति। वायु तथा नमी की उपस्थिति, है ना, वायु तथा नमी की उपस्थिति। इसकी उपस्थिति रहने से धातु में संचारण की क्रिया सबसे तीव्रता से होती है, क्योंकि वायु में जलवाष्प भी है ना, और ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जो वायु ये सभी जो होते हैं धातु को संचारित करने के महत्वपूर्ण कॉज बनते हैं। और पांचवा होता है बाबू, और वो क्या होता है, तो वैद्युत अपघट्य का विलयन। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति भी जो होता है इसको प्रभावित करने वाले कारकों में आता है। तो आपने देखा संचारण को प्रभावित करने के कितने कारक हुए, 5। सबसे पहला हुआ धातु की क्रियाशीलता। सेकंड हुआ बाबू अशुद्धियों की उपस्थिति। और तीसरा हुआ आपका धातु की विकृति। चौथा हुआ वायु तथा नमी की उपस्थिति। और पांचवा हुआ विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। ये 5 कॉज जो होते हैं किसी भी धातु के संचारण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसको भी आप नोट करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें धातु के संचारण को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं, इसको आप नोट कर लें। हो गया। चलिए अब आता है बाबू संचारण को रोकने के उपाय। लास्ट इसमें मिलता है संचारण को रोकने के उपाय। तीसरा, संचारण को रोकने का उपाय। देखिए कोई भी धातु का संचारण होता है तो उसके रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय अपनाते हैं, क्या क्या विधि अपनाते हैं जिससे धातु का संचारण आसानी से रुक सके।
और धातु का संचारण जब रुकेगा तो धातु की गुणवत्ता बरकरार रहेगी और धातु से हम विभिन्न प्रकार के औजार या आभूषण का निर्माण आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से धातु के संचारण को रोकने के सबसे पहले उपयोग होता है धातु को पेंट करके, है ना। धातु को पेंट करके सबसे पहला उपयोग हम करते हैं, विधि अपनाते हैं धातु को पेंट करके। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले हम। तो धातु को पेंट करके देखिए, अधिकांश धातुओं के संचारण को रोकने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, उस पे क्या करते हैं तो अलकतरा या विभिन्न प्रकार के पिंड का उपयोग कर देते हैं जो वायु के संपर्क को हटा देता है। और जब वायु के संपर्क को हटा देता है तो वैसी परिस्थिति में जो होता है धातु का संचारण रुक जाता है। अब आता है बाबू दूसरा, और दूसरा हम क्या करते हैं तो दूसरा हम लोग करते हैं क्या, स्वरक्षण करके। स्वरक्षण करके, तो स्वरक्षण कैसे होता है बाबू, तो कुछ जो होते हैं बहुत सारी धातुएं अपने ही ऑक्साइड का कवच बना करके, बहुत सारी धातुएं जो होती है अपने ही ऑक्साइड का कवच बना करके आसानी से अपने को संचारित होने से बचा लेती है। जैसे बताया जाता है ना, एल्युमिनियम के ऑक्साइड एल्युमिनियम के ऊपर अपना परत बना लेते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड एल्युमिनियम के ऊपर अपना परत बना लेते हैं जिससे एल्युमिनियम का संचारण रुक जाता है। तो अधिकांश धातुएं अपने संरक्षण को बचाने, संचारण को बचाने के लिए, है ना, क्या करती है तो अपने ही ऑक्साइड का कवच बना करके अपने ऊपर ले लेती है जिससे उसका संचारण रुक जाता है। अब बाबू आता है इसके बाद तीसरा, और तीसरा कॉज होता है जस्तीकरण करके, है ना, जस्तीकरण करके। अब देखिए बाबू जस्तीकरण क्या होता है या जस्तीकरण क्या होता, जस्तीकरण करके या जस्तीकरण करके। अब देखेंगे यहाँ पे जस्तीकरण कैसे करते हैं बाबू। तो देखिए लोहे का जस्तीकरण करके, है ना, जस्तीकरण करके देखिए बहुत सारी धातुएं ऐसी होती है जिनके संचारण की क्रिया होती रहती है तो उनपे अन्य धातुओं की हम परत चढ़ा देते हैं। जैसे जस्ते की परत लोहे के ऊपर चढ़ा करके हम उसके संचारण को रोक लेते हैं, यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। तो ये 3 तरीके हुए, और चौथा तरीका आपको मिलता है संचारण से बचाने के लिए कैथोडीय रक्षण करके, है ना, कैथोडीय रक्षण करके। देखिए कैथोडीय रक्षण करके कैसे करते हैं, तो कैथोडीय रक्षण कैसे किया जाता है बाबू, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। धातुओं को अधिक क्रियाशील धातु के संपर्क में रख देने से इलेक्ट्रॉन निम्न क्रियाशील धातु की ओर जाने लगते हैं। अधिक क्रियाशील धातु के संपर्क में रखने पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कम क्रियाशील धातुओं की तरफ जाने लगते हैं, जिसके कारण जो होता है धातु का संचारण क्या होता है, रुक जाता है। तो इस तरीके से 4 विधि हम अपनाते हैं धातु के संचारण को रोकने के लिए। सबसे पहले हमने क्या अपनाया, धातु को पेंट करके, दूसरा हमने अपनाया स्वरक्षण करके, और तीसरा हमने अपनाया जस्तीकरण करके, और चौथा हमने अपनाया कैथोडीय रक्षण करके। ये 4 विधियों को अपना करके धातु को संचारित होने से हम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से इस लेसन के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, यानी जो भी चीज आपको एनसीईआरटी यानी +2 के सिलेबस के लेवल के जितनी भी चीजें थी मैंने आपको डील किया। हर लगातार वीडियो को आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। कोई भी त्रुटि किसी वीडियो में होता है किसी टॉपिक को समझने में तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे इस लेसन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के, है ना। तब तक विदा लेते हैं आपसे। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात एक बेहतर ही टॉपिक जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी हैं मैं लेकर के अगले वीडियो में आ रहा हूं, और आपको बताऊंगा ये कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10+2 के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।